देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे, जिनमें से हम वर्ग 13 के तत्वों के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 14 के तत्वों के बारे में। देखिए बच्चों, वर्ग 14 के तत्वों की बात की जाए तो वर्ग 14 में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरोवियम। देखिए बच्चों, जो हमारे ये तत्व है ये वर्ग 14 के तत्व होते हैं, जिनमें देखिए ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है और फ्लोरोवियम है। और देखिए बच्चों, इनमें से जो ये फ्लोरोवियम है, ये जो फ्लोरोवियम है इसकी अर्धायु बहुत ही कम होती है, यानी इसका रसायन ज्ञात नहीं है। तो हम यहाँ पर जो वर्ग 14 के तत्वों का अध्ययन करेंगे तो हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड इनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो देखिए आगे। देखिए बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वर्ग 14 के तत्व है। कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र तथा संयुक्त अवस्था में मिलता है। देखिए बच्चों, अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और संयुक्त रूप से भी मिलता है। तत्व अवस्था में यह कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व माना जाता है। यह अन्य तत्वों के साथ आसानी से संयोग कर लेता है। देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो संसार का सबसे चंचल तत्व माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अन्य तत्वों के साथ, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके साथ आसानी से क्या कर लेता है, ये संयोग कर लेता है। प्रकृति में कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं 12C, एक होता है 13C और एक है 14C। ठीक है, यानी इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्या होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनमें से कार्बन 12 यानी 12C एवं 13C स्थायी समस्थानिक है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 तो क्या है, स्थायी समस्थानिक है, जबकि 14C यानी जो 14C है, यह हम बोल सकते हैं जो कार्बन 14 है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसका उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में किया जाता है। ठीक है, यानी जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, जो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया होती है, उसमें इस 14 कार्बन का यानी 14 कार्बन का उपयोग किया जाता है। और ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। और देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, सिलिकॉन प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। यह सिरेमिक, कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक होता है। जर्मेनियम अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, जो जर्मेनियम है वो अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। और देखिए, यह सिरेमिक, कांच और सीमेंट का क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। आगे देखिए, टिन स्टोन SnO2 यानी कैसिटेराइट से टिन तथा गैलेना अयस्क से लेड प्राप्त होता है। और देखिए बच्चों, टिन स्टोन और जो कैसिटेराइट है SnO2, उससे तो हमें टिन प्राप्त होता है, जबकि गैलेना अयस्क से हमें लेड प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। देखिए, समूह 14 के तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np2 होता है। देखिए बच्चों, अगर वर्ग 14 की बात की जाए या समूह 14 के तत्वों की बात की जाए तो इनका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2Np2 होता है। यानी जो P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आंतरिक क्रोड भिन्न होता है। और देखिए बच्चों, इसमें भी क्या होता है, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो अलग अलग जो तत्व है उनके लिए जो आंतरिक क्रोड है वो भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए,
तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता भी होना चाहिए, कभी कभी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो है तत्व, इधर है इनके परमाणु क्रमांक और यहाँ पे है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हीलियम 2s2 2p2, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, नियोन 3s2 3p2। इसी तरीके से देखिए जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम आता है 32 यानी 32 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ऑर्गन 3d10 4s2 4p2। इसी तरीके से देखिए टिन की बात की जाए, टिन का परमाणु क्रमांक होता है 50। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका, क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p2। और इसी तरीके से देखिए लेड की बात की जाए तो लेड 82 यानी 82 नंबर पे आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p2, ठीक है। तो देखा आपने ध्यान से कि इनके सबके जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, ns2 np2, यानी S में 2 और P में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और जो आंतरिक क्रोड की बात की जाए तो आंतरिक क्रोड देखिए सबका क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इनकी सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखिए बच्चों, अब हम इनकी सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। देखिए कार्बन से सिलिकॉन तक सहसंयोजक त्रिज्या में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक तो क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या में वृद्धि होती है, जबकि सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। और देखिए इसका कारण डी तथा एफ कक्षकों का पूर्ण पूरित होना है। देखिए बच्चों, समझिए इस पॉइंट को अच्छे से। भाई क्या होता है, कार्बन से सिलिकॉन तक, देखिए कार्बन से सिलिकॉन तक जब हम जाते हैं तब तो सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन से लेड तक अगर हम लोग बात करें तो सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है, यानी हल्की सी वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है डी तथा एफ कक्षकों का पूर्ण पूरित होना। और देखिए इस टेबल से हम सहसंयोजक त्रिज्या को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमें क्या दिए गए हैं, समूह 14 के तत्व दिए गए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और ये सहसंयोजक त्रिज्या हमें दी गई है पिकोमीटर में। तो देखिए बच्चों, कार्बन की 77, सिलिकॉन की 118, जर्मेनियम की 122, टिन की 140, लेड की 146, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी सहसंयोजित त्रिज्या हो गई। और देखिए कार्बन से सिलिकॉन तक, देखिए कार्बन की 77 पिकोमीटर है और सिलिकॉन की 118। तो देखिए कार्बन से सिलिकॉन तक तो क्या हो रही है, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हो रही है। देखिए कितनी वृद्धि हो रही है। लेकिन जब सिलिकॉन से हम लेड तक जा रहे हैं तो केवल आंशिक रूप से वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ 118 है तो इसकी 122, हल्की सी वृद्धि। इसकी 122 पिकोमीटर है तो टिन की 140 पिकोमीटर है सहसंयोजित त्रिज्या, और टिन की 140 है तो लेड की 146। यानी कहने का मतलब है कि सिलिकॉन के बाद आंशिक रूप से ही वृद्धि होती है। और कारण समझ में आया, इसका कारण है डी तथा एफ कक्षकों का पूर्ण पूरित होना। क्लियर है बच्चों, आया समझ में आपको। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आयनन एंथैल्पी। देखिए समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान समूह 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आयनन एंथैल्पी के बारे में बात की जाए तो वर्ग 14 के जो तत्व है उनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी के जो मान होते हैं वो समूह 13 के संगत तत्वों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सामान्यतया समूह में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। तो देखिए बच्चों, समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो देखिए इसे भी आगे, कार्बन से टिन तक आयनन एंथैल्पी कम होती है लेकिन टिन से लेड तक आयनन एंथैल्पी में कुछ वृद्धि होती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि भाई कार्बन से टिन तक अगर हम जाते हैं तब तो आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, ठीक है। लेकिन टिन से लेड तक जाने पर आयनन एंथैल्पी में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वो वृद्धि भी हल्की सी वृद्धि होती है। तो देखिए इसका कारण देखिए,
क्योंकि डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। इसका कारण क्या है कि भाई जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन है उनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल होता है, जिससे नाभिकीय आवेश में, देखिए, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, अतः परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें समूह 14 के जो तत्व है उनकी आयनन एंथैल्पी दी गई है। तो यहाँ से इनकी आयनन एंथैल्पी को समझने की कोशिश करिए कि इनके आयनन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है। देखिए बच्चों, ये हमारे वर्ग 14 के तत्व है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये इनकी आयनन एंथैल्पी दी हुई है किलो जूल मोल इनवर्स में। देखिए, कार्बन की 1086, सिलिकॉन की 786, जर्मेनियम की 761, टिन की 708 और लेड की 715। तो देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन से टिन तक तो क्या हो रही है, आयनन एंथैल्पी में कमी हो रही है कमी। और फिर टिन से जैसे जैसे लेड में जा रहे हैं, भाई टिन से जैसे ही लेड में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि। देखिए, टिन की आयनन एंथैल्पी 708 है और लेड की 715। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी है, कार्बन की 1086। तो देखिए बच्चों, अगर हम इनकी आयनन एंथैल्पी का क्रम लिखें, यानी आयनन एंथैल्पी के घटते क्रम की बात करें, तो देखिए क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी है कार्बन की, उससे कम हो गई सिलिकॉन की, उससे कम हो गई जर्मेनियम की, और इससे कम हुई लेड की, और उससे कम हुई टिन की। यानी जो टिन की आयनन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है, ये देखिए, और कार्बन की आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आया समझ में आपको ये पॉइंट। आगे देखिए, अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए बच्चों, छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 13 के संगत तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान से थोड़ा सा अधिक होता है। सिलिकॉन से लेड तक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, लगभग समान होता है। तो देखिए आगे, ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता है। देखिए बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता है, और आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ सबसे ज़्यादा है 2.5, और उसके बाद देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी सेम है 1.8, 1.8, 1.8, और लेड की हल्की सी ज़्यादा है 1.9। तो ये बात हो गई इनकी विद्युत ऋणात्मकता की। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए भौतिक गुणधर्म। देखिए बच्चों, समूह 14 के सभी तत्व ठोस है। कार्बन, सिलिकॉन अधातु और जर्मेनियम उपधातु है, जबकि टिन तथा लेड कम गलनांक वाली मुलायम धातु है। समूह 14 के तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक समूह 13 के तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए बच्चों, अब हम वर्ग 14 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, समूह 14 के तत्वों के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि समूह 14 के तत्वों के जो संयोजी कोश है, संयोजी कोश की बात की जाए तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हमने देखा था ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np2। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है इनके संयोजी कोश में, 2 ये और 2 ये, यानी 2 और 2 4। ठीक है, यानी ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनमें +4 के अतिरिक्त +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति भी होती है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इनके अधिकांश यौगिक सह संयोजक प्रकृति के होते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, भाई अगर +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो जो इनके अधिकांश यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, सह संयोजी होते हैं। ठीक है, आगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो समझिए इस पॉइंट को कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव। आगे देखिए,
कार्बन तथा सिलिकॉन मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इसके कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे कि जो कार्बन और सिलिकॉन है वो मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। और जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम की जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी होती है, लेकिन इसके कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे टिन +2 तथा +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और देखिए +2 अवस्था में टिन अपचायक की तरह कार्य करता है। तो देखिए बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें टिन किस तरीके से कार्य करता है, अपचायक की तरह। और देखिए आगे लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। यह +4 अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए बच्चों ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो टिन है वो तो +2 अवस्था में अपचायक की तरह कार्य करता है, जबकि जो लेड है वो +4 अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों हमने इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ लिया है और अब हम लोग बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, पहला देखिए ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो देखिए इस समूह के सभी सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं। समझिए भाई, इस समूह के जितने भी तत्व हैं उन्हें अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो बनाते हैं मोनोऑक्साइड और दूसरा बनाते हैं डाइऑक्साइड। और देखिए इनके सूत्र, देखिए मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है MO। देखिए बच्चों इस तरीके से मोनोऑक्साइड को प्रदर्शित करते हैं। और M क्या है यहाँ पे, M यहाँ पे हमें बता रहा है वर्ग 14 के तत्वों को। और इसी तरीके से अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो डाइऑक्साइड को MO2 इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। ये मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है और ये डाइऑक्साइड का। ठीक है, आगे देखिए SiO यानी जो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है SiO, उसका अस्तित्व केवल उच्च ताप पर ही होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और देखिए डाइऑक्साइड, देखिए बच्चों डाइऑक्साइड देखिए जैसे CO2 है, SiO2 है तथा GeO2 है, ये तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जबकि SnO2 यानी जो टिन का डाइऑक्साइड है SnO2 तथा PbO2 उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए मोनोऑक्साइड में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन तथा GeO यानी जो जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड है वो अम्लीय है, जबकि SnO तथा PbO उभयधर्मी है। देखिए बच्चों अगर मोनोऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन का मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो उदासीन है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड अम्लीय है, जबकि टिन और लेड के जो मोनोऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए जल के प्रति क्रियाशीलता। अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे कि जल के प्रति इनकी क्या क्रियाशीलता होती है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। समझिए यहाँ पर कि कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये जल के द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। टिन भाप को वियोजित कर डाइऑक्साइड बनाता है तथा डाई हाइड्रोजन गैस देता है। और देखिए बच्चों अगर टिन की बात की जाए तो टिन क्या करता है, भाप को वियोजित करता है। देखिए अभिक्रिया देखिए टिन है, टिन 2H2O, ठीक है, यानी जिसे हम भाप को H2O से भी तो प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये थर्मल का साइन क्या बता रहा है हमें, गरम, है ना, गरम कंडीशन है यहाँ पे, यानी तापमान बहुत ज़्यादा है। यानी जो टिन है, टिन क्या करेगा, 2H2O से अभिक्रिया करेगा और ये बन गया SnO2 और ये डाई हाइड्रोजन 2H2। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 अणु किसके बन गए, हाइड्रोजन गैस के, SnO2 बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, टिन भाप को वियोजित कर देता है।
लेड जल से अप्रभावित रहता है, ऐसा शायद ऑक्साइड की रक्षण फिल्म यानी प्रोटेक्शन फिल्म बनने के कारण होता है। और देखिए जो लेड है वो भी जल से क्या होता है, अप्रभावित। ठीक है, चलिए आगे। हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखिए बच्चों, अब हम हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। देखिए समूह 14 के तत्व MX2 तथा MX4 और X बराबर क्या है यहाँ पे, हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, जो वर्ग 14 के तत्व होते हैं वो MX2 प्रकार के डाई हैलाइड या MX4 प्रकार के टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। क्लियर है। अधिकांश MX4 यानी जो अधिकांश टेट्रा हैलाइड होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इन हैलाइडों में केंद्रीय परमाणु sp3 संकृत अवस्था में तथा अणु चतुष्फल की आकृति में होता है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो टेट्रा हैलाइड होते हैं MX4 वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं और इनमें जो केंद्रीय परमाणु है उसकी संकरण अवस्था होती है sp3 यानी केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है और आकृति कैसी होती है उसकी, चतुष्फल की। क्लियर है। आगे देखिए अपवाद। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ अपवाद है। देखिए जो समझिए अपवाद क्या है, SnF4 तथा PbF4 ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। देखिए बच्चों, ये अपवाद आपको पता होना चाहिए, यानी टिन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड ये दोनों क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति के। ठीक है, आगे देखिए PbI4 का अस्तित्व नहीं है। देखिए बच्चों, PbI4 यानी ये हो गया लेड टेट्रा आयोडाइड। तो जो हमारे लेड टेट्रा आयोडाइड है उसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि लेड और आयोडीन बंध, देखिए जो लेड आयोडीन बंध है जो प्रारंभ में बनता है इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता जिससे 6s2 इलेक्ट्रॉन का वियुग्मन हो सके तथा एक इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षक में उत्तेजन से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि PbI4 का अस्तित्व क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है कि जो PbI यानी जो लेड आयोडीन बंध जो शुरुआत में बनता है उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जिससे कि 6s2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सके, वियुग्मन हो सके और एक इलेक्ट्रॉनों के उच्च कक्षक में उत्तेजन से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डाई हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो डाई हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जर्मेनियम से लेड तक के तत्व MX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक स्थायी होता है। देखिए तो समझिए कि जो जर्मेनियम के डाई हैलाइड है उनकी तुलना में जर्मेनियम के टेट्रा हैलाइड अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी टेट्रा हैलाइड आसानी से जल अवघटित हो जाते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। भाई जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसके अतिरिक्त अन्य सभी टेट्रा हैलाइड क्या हो जाते हैं, जल अवघटित हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है, देखिए क्योंकि इनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है कि जो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसमें कार्बन के पास में रिक्त कक्षक होते ही नहीं है, या हम ये बोल सकते हैं रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसके पास में रिक्त डी कक्षक होते ही नहीं है, जबकि जो अन्य तत्व है उनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। और इसी कारण से जो CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसका जल अपघटन नहीं होता है और अन्य तत्वों के जो टेट्रा हैलाइड है उनका जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जिससे ये जल के ऑक्सीजन परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए जो होता क्या है कि भाई जो अन्य तत्व है उनके पास में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल के ऑक्सीजन परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा ही Cl4 का उदाहरण लेकर जल अपघटन प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यदि सिलिकॉन के डी कक्षक में जल से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर SiCl4 प्रारंभिक तौर पर जल अपघटित होता है तो अंततः SiCl4 Si और ब्रैकेट में क्या है OH4। ठीक है, यानी Si ब्रैकेट में OH और बाहर 4 है तो इसमें जल अपघटित हो जाता है।
ठीक है, जो समझे यहाँ पर कि भाई SiCl4 के उदाहरण को लेकर हम जल अपघटन को समझ सकते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के डी कक्षक में क्या होता है, जो डी कक्षक होते हैं वो जल से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं और अंत में यानी सबसे लास्ट में क्या होता है, जो SiCl4 है उसके जल अपघटन के बाद में Si और ब्रैकेट में क्या है ये OH और ये 4 ये प्राप्त होता है, यानी ये जल अपघटित होकर ये बनाता है। ठीक है, तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों अब हम SiCl4 के जल अपघटन को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, SiCl4 है, ये SiCl4 है और ये क्या है, जल है। देखिए बच्चों समझे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ये SiCl4 है और देखिए SiCl4 में हमें पता है कि जो सिलिकॉन है उसमें sp3 संकरण होता है और आकृति SiCl4 की आकृति की बात करें तो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, और सिलिकॉन के पास में क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होता है जब ये SiCl4 जल के साथ में, जल के एक अणु के साथ में क्रिया करता है तो ये जो है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म किस में चले जाते हैं, जो सिलिकॉन के रिक्त डी कक्षक में। ठीक है, वापस देखिए सिलिकॉन क्या करता है, अपने रिक्त डी कक्षक में जल से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर लेता है और देखिए यहाँ पे HCl का एक अणु बाहर निकल जाता है और होता क्या है, इस Cl की जगह, इस एक Cl की जगह OH समूह आके जुड़ जाता है, जुड़ गया OH समूह। और क्या होगा इससे, यानी जैसे ही एक अणु से अभिक्रिया करी तो हमें ये वाला यौगिक प्राप्त होगा और ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है ये अब जल के 3 अणु से अभिक्रिया करेगा, यानी जल के 3 अणुओं से क्रिया करेगा, इसी तरीके से अभिक्रिया होगी। और देखिए बच्चों जब जल के 3 अणु के साथ में ये यौगिक अभिक्रिया करेगा तो ये जो तीनों क्लोरीन है इनका भी प्रतिस्थापन हो जाएगा और इन तीनों जगह पे क्या आ जाएंगे, OH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें लास्ट में ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा, यानी प्रत्येक क्लोरीन की जगह, देखिए बच्चों प्रत्येक क्लोरीन की जगह क्या आ गया है, यहाँ पे OH आके जुड़ गया है और यहाँ पे 3 HCl। ठीक है, 3 अणु HCl के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ रही है। और देखिए बच्चों एक बार वापस समझ लीजिए कि किस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए बच्चों ये क्या है, SiCl4 है, ये SiCl4 है। क्या होगा, जल से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। ठीक है, ये जल है, जल से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म सिलिकॉन के डी कक्षक में जाएंगे तो जैसे ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा ये Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है सिलिकॉन, ये इससे Cl जुड़ी हुई, ये Cl और देखिए बच्चों ये जो Cl है, ये जो क्लोरीन है वो Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया और यहाँ पे ये OH, ये जल का अणु जुड़ गया जिसमें ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस आवेश और 2 क्या है इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो एक ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये तो सिलिकॉन के डी कक्षक में चले गए और एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया ऑक्सीजन के पास में। अब देखिए ऑक्सीजन पे प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को खत्म करने के लिए क्या होगा, ये जो H है ये प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए तो समझिए हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा H प्लस के रूप में और ये H प्लस और Cl माइनस ये मिलके बना लेते हैं HCl। देखिए तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलके बना लेंगे HCl, यानी HCl का अणु यहाँ पे बाहर निकल गया और देखिए Si, ये Cl, ये Cl, देखिए समझे यहाँ पर Si, Cl और यहाँ पे एक क्लोरीन, जो एक क्लोरीन था इसकी जगह अब OH, ये OH आके जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक एक क्लोरीन की जगह OH समूह आके जुड़ जाता है और देखिए लास्ट में, देखिए जो लास्ट में क्या होता है, जो SiCl4 है वो जल अपघटित होकर किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है SiOH4 इसमें। ठीक है, आई समझ में आपको ये प्रक्रिया कि किस तरीके से ये जल अपघटन होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए उदाहरण, देखिए बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए SiF6 और इस संकुल पे आवेश है 2 माइनस, यानी एक ऋणात्मक संकुल है। ठीक है, तो SiF6 2 माइनस ज्ञात है जबकि SiCl6 2 माइनस यानी ये वाला ऋणात्मक संकुल अज्ञात है। इसके संभावित कारण दीजिए। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, देखिए
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला देखिए, सिलिकॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके चारों ओर क्लोरीन के 6 बड़े आकार वाले परमाणु व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। देखिए जिसका कारण भाई जो सिलिकॉन परमाणु है, सिलिकॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण, भाई जो सिलिकॉन परमाणु उसका आकार छोटा होता है, तो सिलिकॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके चारों ओर जो क्लोरीन के 6 बड़े आकार वाले परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण देखिए, क्लोरीन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा सिलिकॉन परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया अधिक प्रबल नहीं होती है। और दूसरा कारण क्या है कि सिलिकॉन जो है परमाणु है उसके बीच में और जो क्लोरीन है उसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वो अधिक प्रबल नहीं होती है। ठीक है। देखिए बच्चों वापस समझ लीजिए, भाई पहला कारण तो ये हो गया, भाई अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो देखिए बच्चों क्या है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों जो सिलिकॉन परमाणु है उसका आकार छोटा होता है और उसके छोटे आकार के कारण उसके चारों ओर जो क्लोरीन है, बड़े आकार वाला जो क्लोरीन है उसके 6 परमाणु व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये ज्ञात नहीं है। ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, जो क्लोरीन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो सिलिकॉन परमाणु है उनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है वो अधिक प्रबल नहीं होती है। ठीक है। तो आया समझ में आपको कि ये क्यों ज्ञात है और ये क्यों अज्ञात है। ठीक है। देखिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने वर्ग 14 के तत्वों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इनकी आयनन एंथैल्पी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, साथ ही साथ ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो अच्छे से इसे आप पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कार्बन के असंगत व्यवहार और कार्बन के ही कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।